Good morning, students. Welcome to APN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Student, in last class we have studied pandas part second. In this we have studied advanced operation on pandas and data frame. In this we have studied first to count the total number of values in a row and column. After this we have studied calculating mean, median, median. After median we have studied mode to calculate the mode of data frame, all the values of data frame. After that we have studied quartile में लोगों ने स्टडी किया था। 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल होते हैं। फर्स्ट इज 25%, दैट इज 0.25. नेक्स्ट सेकंड क्वार्टाइल इज 50%, दैट इज द मीडियन. थर्ड क्वार्टाइल इज 75%. आफ्टर दैट we have studied variance to calculate the variance of data frame. After that the standard derivation. Okay, today we start the class from the sorting in data frame. अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम पे सॉर्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। डेटा फ्रेम के जितने भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को एक ऑर्डर में सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सॉर्टिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सॉर्टिंग मेथड में क्या होते हैं, डेटा को अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर व्हिच कैन आइदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। एंड सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर, इट में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो डेटा फ्रेम होगी, डेटा फ्रेम में जो भी डेटा होंगे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, सेट करना है। Pandas provide sort underscore values function to sort the data values of data frame. Data frame में values को sort करने के लिए function काम में लेंगे sort underscore values। ये function क्या करेगा, data frame की values को sort करने के लिए काम में लिया जाएगा। The syntax of a function is follows। इस function का से इसको हम काम में कैसे लेंगे, इसका syntax होता है data frame dot sort underscore values, ब्रैकेट में पैरामीटर होगा बाई कोमा एक्सिस इक्वल टू 0 कोमा असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। देखो डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखा हुआ, तो डेटा फ्रेम का मीनिंग हो गया कि उस डेटा फ्रेम का नाम जिस पे आप क्या कर रहे हो, सॉर्टिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हो। डॉट सॉर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को ऑर्डर में सेट करें, तो इसके लिए डॉट सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन अप्लाई हो गया। फंक्शन में वैल्यूज पहला पैरामीटर लिखा बाई पैरामीटर का मीनिंग होता है कि डेटा फ्रेम में किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हो। उस कॉलम का आपको नाम लिखना है, आप नेम कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हो, या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हो। तो उस कॉलम का नाम, जो आपके डेटा फ्रेम में जो कॉलम होगा, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो बाई में उस कॉलम का नेम लिखोगे, बाई इक्वल टू उस कॉलम का नेम। एक्सिस इक्वल टू 0 पैरामीटर डिफाइन करता है कि आपको सॉर्टिंग है वो किस में अप्लाई करनी है, कि रो में अप्लाई करनी है कि कॉलम में अप्लाई करना है। एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग होगी वो किस में अप्लाई होगी, बाय डिफॉल्ट रो में अप्लाई होगी। और एक्सिस इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है कि आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे किसमें, कॉलम पर सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करो। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू लिखा है, इसका मतलब होगा जो आपके डेटा वैल्यूज होंगे, डेटा फ्रेम में जितनी वैल्यूज होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगी। अगर आपने लिखा है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसका मीनिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगी, अरेंज होंगी। तो हियर एक कॉलम लिस्ट बाई का मीनिंग होगा कि आपको उस कॉलम का नेम लिखना है जिसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को सॉर्ट करना चाहते हो। एक्सिस आर्ग्यूमेंट एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, 0 फॉर रो एंड 1 फॉर कॉलम। अगर आपने लिखा एक्सिस इक्वल टू 0 तो इसका मतलब हो गया आपके जो रो के डेटा है वो सॉर्ट होंगे। अगर आपने एक्सिस इक्वल टू 1 लिखा तो इसका मीनिंग होगा उस कंप्लीट कॉलम के डेटा क्या होंगे, सॉर्ट होंगे। एंड द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। अगर आपने लिखा ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग असेंडिंग इक्वल टू ट्रू तो आपके डेटा होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। अगर आपने लिखा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स तो आपके डेटा क्या होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग इज डन इन रो इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं डिफाइन किया, असेंडिंग इक्वल टू ट्रू और फॉल्स अगर आपने डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी डेटा होंगे सारे किस में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ओके, तो इसको हमने अंडरस्टैंड करने के लिए फंक्शन कैसे काम करता है उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में हम लोगों ने सबसे पहले केस स्टडी किया था, उसी डेटा फ्रेम को हम कंसीडर करते हैं। अब हमें क्या करना है, उस डेटा फ्रेम की जितने भी वैल्यूज हैं उनको नेम के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखा है प्रिंट, डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट डीएफ डॉट सॉर्ट। डीएफ हमारी वो डेटा फ्रेम थी जो हमने सबसे पहले क्रिएट की थी। डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज हमने फंक्शन अप्लाई किया बाय इक्वल टू नेम, यानी हम क्या करें, डेटा फ्रेम को नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। अब देखो इस फंक्शन में हमने एक्सिस इक्वल टू पैरामीटर भी नहीं डिफाइन किया, असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू ट्रू फॉल्स भी हमने डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्सिस इक्वल टू 1 होगा, यानी ऑटोमेटिकली किस पे अप्लाई होगा, कॉलम पे अप्लाई होगा। और असेंडिंग ऑर्डर है
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट होगा। तो हम क्या करें, डेटा वैल्यूज को सॉर्ट करें अकॉर्डिंग टू नेम। तो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें तो हमने लिखा बाय इक्वल टू नेम, यानी हमारी जो डेटा फ्रेम जितनी वैल्यूज हैं वो नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगी, अरेंज होंगी। तो जो हमारे पास डेटा फ्रेम जो आउटपुट में होगी उसमें नेम वाले कॉलम पे हमने नेम के अकॉर्डिंग सब वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ए से स्टार्ट होंगे, ए टू जेड, तो जो नेम होंगे उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट कर जाएगा। तो साथ में उनकी जो वैल्यूज हैं उनको भी उसी क्रम में क्या कर दिया जाएगा, सॉर्ट कर दिया जाएगा। जैसे अगर ये स्टूडेंट था, फॉर एग्जांपल रमन स्टूडेंट था, तो ये फर्स्ट रो रमन स्टूडेंट 0 रो का था, यानी इसका रो नंबर 0 था, इसके डेटा थे 1, 22, 21, 18, 20 और 21। तो जैसे रमन नेम का स्टूडेंट्स के रमन का नेम के स्टूडेंट्स के डेटा सॉर्ट होंगे तो उससे रो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली उसी के साथ में सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा सॉर्टिंग मेथड इन कॉलम। अगर हमें सॉर्टिंग मेथड है वो किसी रो पे अप्लाई करना हो, या हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे हमें अगर सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं। नाउ टू ऑब्टेन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन साइंस इन यूनिट टेस्ट सेकंड, यानी हमें कंडीशन दी गई है कि यूनिट टेस्ट सेकंड में जिन सभी स्टूडेंट्स के साइंस के मार्क्स हैं उनको शॉर्ट करना है। यानी हर स्टूडेंट ने जिन स्टूडेंट ने यूनिट टेस्ट सेकंड दिया है तो यूनिट टेस्ट सेकंड के पहले सारे डाटा को इस जगह लेके आना है, कौन से, और फिर उन डाटा को किसके अकॉर्डिंग करना है, साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम थी डीएफ, उसको क्या करेंगे, पहले फिल्टर कर लेंगे, यानी उनमें से ओनली यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को क्या करेंगे, एक नई डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं डीएफ यूनिट टेस्ट 2, यानी हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाई है, डीएफ का मीनिंग डेटा फ्रेम होगा, यूनिट टेस्ट सेकंड की डेटा फ्रेम बना दी, इसमें हमने कंडीशन लगा दी इक्वल टू डीएफ, हमारी जो डेटा फ्रेम थी उसमें हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया df डॉट ut इक्वल टू 2, यानी इस df डेटा फ्रेम में यूनिट टेस्ट 2 की वैल्यू है उनको हम क्या करें, नई डेटा फ्रेम df ut2 में ट्रांसफर करें। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे वो डेटा सॉर्ट हो जाएंगे, जो ओनली जो यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा वो नई डेटा फ्रेम df ut2 में ट्रांसफर हो जाएंगे। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, जब इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, इसमें सॉर्टिंग लगाना है। तो सॉर्टिंग में इसने कहा है कि आपको साइंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट ऐप। अब हम किस पे लगाएंगे, df ut2 पे लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे डेटा है यूनिट टेस्ट सेकंड के जितने डेटा वो कौन सी डेटा फ्रेम में ट्रांसफर हो गए, df ut2 डेटा फ्रेम में आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो सॉर्टिंग लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, df ut2 डेटा फ्रेम पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा प्रिंट ऐप, सॉरी प्रिंट df ut2 डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इक्वल टू साइंस, यानी हमें क्या करना है, जो df ut2 डेटा फ्रेम है उसकी सभी वैल्यूज को साइंस डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉर्ट करना है। जस्ट वेट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है कि सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को फिल्टर कर लिया और उस पे हमें क्या करना है, उन डेटा पे सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू साइंस कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ऐप df ut2 हमारी जो डेटा फ्रेम थी जो अपने अभी क्रिएट की है, जो क्या करे यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को कंटेन कर रही है, डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय साइंस कॉलम। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको साइंस कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। तो बाय इक्वल टू साइंस, एक्सिस हमें यहाँ पे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो एक्सिस इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट मतलब कॉलम पे अप्लाई होगा, और जो आपका सॉर्टिंग ऑर्डर होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो आपके पास ये डेटा फ्रेम आएगी, ये क्या हो गई, आपके सॉर्टेड डेटा फ्रेम हो गई अकॉर्डिंग टू साइंस कॉलम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट व्हिच विल सॉर्ट द मार्क्स इन इंग्लिश in the data frame df based on unit test third in descending order। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको जो डीएफ डेटा फ्रेम थी उसमें क्या करना है, यूनिट टेस्ट थर्ड के मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कॉलम। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपको डीएफ जो डेटा फ्रेम थी, जो हमने सबसे पहले केस स्टडी किया था इस चैप्टर में, उसके बाद में हमने डाटा फ्रेम बनाई थी डीएफ, उस डीएफ डेटा फ्रेम में पहले क्या करना है, आपको यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को फिल्टर करना है। फिर उसके बाद में उन यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा पे क्या करना है, आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। सॉर्टिंग आपको करनी है वो इंग्लिश कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है, और जो सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जो क्या करेगी, यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को कंटेन करेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा, एक नई डेटा फ्रेम बना दी df यूनिट टेस्ट थर्ड df ut3, ये डेटा फ्रेम होगी जो क्या करेगी, यूनिट थर्ड के डेटा को कंटेन करेगी। तो हमने लिखा df ut3 इक्वल टू, फिर डेटा फ्रेम थी हमारी df, तो इसमें से हमें क्या करना है, यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को फिल्टर करना है। तो लिखा df ut थर्ड इक्वल टू df, ब्रैकेट में हमने पैरामीटर लिखा df ut इक्वल टू थर्ड, यानी df डेटा फ्रेम में ut की वैल्यू थर्ड है, वो सारे के सारे डेटा किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, df ut
3 में ट्रांसफर हो गए। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी यूनिट टेस्ट थर्ड के जितने भी डेटा वो किस में ट्रांसफर हो गए, डीएफ यूनिट यूटी थर्ड डेटा फ्रेम में ट्रांसफर हो गए। अब क्या करना है, इस डीएफ यूटी थर्ड डेटा फ्रेम पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। सॉर्टिंग करनी है वो इंग्लिश कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है, और उसका ऑर्डर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। तो इसके लिए हमने लिखा प्रिंट एफ स्टेटमेंट, लिखा प्रिंट एफ डीएफ यूटी थर्ड डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय में हम कॉलम का नाम रखते हैं, तो हमारे कॉलम का नेम क्या है, इंग्लिश, तो हमने लिखा इंग्लिश कोमा ऑर्डर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। तो हमने क्या कर दिया, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। यानी इसका मतलब असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स का मतलब होगा असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है, तो आप किस ऑर्डर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। यानी असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स का मीनिंग होता है कि आपको डेटा जो सॉर्ट होंगे वो किस में होंगे, डिसेंडिंग में होंगे। और अगर आपने लिखा है असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब आपके डेटा वो किस में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो जब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तब आप पैरामीटर में लिखोगे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब आपके डेटा किस में फिल्टर होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर होंगे। और उसके बाद में आपको जो आउटपुट डेटा फ्रेम है वो इस तरीके से शो होगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या करना है, और डाटा को डेटा फ्रेम के डेटा को पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। नेक्स्ट है ए डेटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अभी तक हमने जो सॉर्टिंग मेथड अप्लाई किया था उसमें क्या क्या सिंगल कॉलम के आधार पे डेटा को सॉर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, एक से अधिक कॉलम के आधार पे एक साथ में डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो ये डेटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स, यानी एक डेटा फ्रेम को मल्टीपल कॉलम्स के आधार पे भी क्या कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द कोड फॉर द सॉर्टिंग द डेटा फ्रेम डीएफ बेस्ड ऑन द मार्क्स इन साइंस इन यूनिट टेस्ट थर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी हमारे पास में एक डाटा फ्रेम थी अभी जो हमने क्रिएट की थी, यानी यूनिट टेस्ट थर्ड के जितने भी डेटा थे उनको साइंस कॉलम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट कर रहे हैं। इफ मार्क्स इन साइंस आर सेम, अगर मार्क्स जैसे साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को थर्ड यूनिट टेस्ट में सेम ही मार्क्स मिले हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देन सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन हिंदी। यानी हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग दो कॉलम के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, साइंस और हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स सबके सेम हो गए तो इसका मतलब सॉर्टिंग उसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सबके डेटा पहले से ऑलरेडी सॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम डिफाइन कर दिया कि अगर साइंस कॉलम के मार्क्स सेम है तो जो हमारी सॉर्टिंग होगी किस कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, हिंदी कॉलम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को फिल्टर करना है। जो हमारी कंप्लीट डेटा फ्रेम थी उस डेटा फ्रेम में यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को एक नई डेटा फ्रेम में ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हमने लिखा डीएफ यूटी थर्ड, ये हमने एक डेटा फ्रेम बना दी इक्वल टू डीएफ डॉट यूटी इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो यूनिट टेस्ट थर्ड के जितने भी डेटा है वो किस में ट्रांसफर हो गए, डीएफ यूनिट टेस्ट थर्ड डेटा फ्रेम में ट्रांसफर हो गए। अब हमें क्या करना है, इस डेटा फ्रेम के डेटा को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट डीएफ यूटी थर्ड डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय में हम क्या करेंगे, टू कॉलम्स डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करना है, तो हम टू कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करते हैं। तो पहला कॉलम था हमारा साइंस, दूसरा है हिंदी, यानी हम क्या करेंगे, वैल्यू बाय इक्वल टू साइंस कॉमा हिंदी। अगर हमारे साइंस कॉलम के डेटा सेम हो जाएंगे तो हमारी सॉर्टिंग हो जाएगा वो हिंदी कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगी। और अगर हमारे साइंस कॉलम के डेटा सभी डेटा सेम नहीं है तो हमारी सॉर्टिंग क्या होगी, वो साइंस कॉलम के अकॉर्डिंग सभी डेटा क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। तो जो आउटपुट ऑफ डेटा फ्रेम होगी डीएफ यूटी 3 इन सॉर्टेड फॉर्म, ये हमारे पास में इस तरीके से होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है वी कैन, ये हमारे पास के एक सॉर्टेड लिस्ट हो गई जो क्या हो गई कि साइंस कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल इस डेटा फ्रेम में जुहेर और मिस्टी दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साइंस में मार्क्स सेम है, तो इनके डेटा साइंस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट न होंगे, किस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होंगे, हिंदी कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होंगे। टू स्टूडेंट्स नेम जुहेर एंड मिस्टी हैव इक्वल मार्क्स 18 इन साइंस, इन दोनों के क्या है, दोनों के इक्वल मार्क्स हैं साइंस में, तो देयरफॉर द सॉर्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन हिंदी। तब इनके डेटा किसके अकॉर्डिंग होंगे, हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएंगे। तो मोर देन वन कॉलम्स जब आप डिफाइन करते हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में सभी डेटा सेम है तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगी। अगर फर्स्ट कॉलम, पहली कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर किसी मोर देन वन स्टूडेंट्स के डेटा अगर के कॉलम फर्स्ट कॉलम में सेम आ रहे हैं तो उनकी शॉर्टिंग हो जाएगी, सेकंड कॉलम के बेसिस पे हो जाएगी। तो ये था हमारा शॉर्टिंग मेथड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रुप बाय फंक्शन। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एसक्यूएल में ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई किया था। ग्रुप बाय का मतलब क्या था, किसी कॉलम में वैल्यूज का हमने ग्रुप बनाया था, सेम टाइप की वैल्यूज के ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पेंडास में डेटा फ्रेम में भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है और कैसे काम में लेते हैं उसको स्टडी करते हैं।
in pandas data frame dot group by function is used to split the data into group based on some criteria। यानी क्या होगा, डेटा फ्रेम में ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय फंक्शन को यूज में लेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, जो हम कंडीशन पुट अप करेंगे, कंडीशन का मीनिंग होगा जैसे आपने कंडीशन लगा दी कि आपको डेटा फ्रेम में अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले सभी स्टूडेंट्स का नाम एक ग्रुप में करना है, बी से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स का नाम का एक ग्रुप बनाना है, सी से स्टार्ट होने वाले का एक ग्रुप बनाना है। तो जो हम कंडीशन रखेंगे दैट इज क्राइटेरिया, जो हमने कंडीशन रखी है उस कंडीशन के आधार पे क्या करेगा, उनको ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोग काम में लेंगे फंक्शन data frame dot group by function is used to split the data into group based on some criteria। pandas object like data frame can split on any of their access। इसका मतलब क्या हो गया, any of their access का मतलब हो गया कि पेंडास में जो डेटा फ्रेम होते हैं, डेटा फ्रेम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रो ग्रुप बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। एक्सिस का मतलब जीरो, एक्सिस जीरो मतलब क्या होगा, आपको रो के अकॉर्डिंग काम करना है, एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होगा कॉलम के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना सकते हो। The group by function work based on the split apply condition strategy which shown below in using 3 steps। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप्स काम में लेंगे। कौन से स्टेप्स होंगे, पहला फंक्शन स्टेप होगा स्प्लिट द डेटा इनटू ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग ए ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा फ्रेम। इन्हें आपको क्या करना होगा, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होगा एक वेरिएबल आपको लेना है, उस वेरिएबल को लेने के बाद में जो जिस डेटा फ्रेम में आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उस डेटा फ्रेम पे आपको ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करके और जो ग्रुप क्रिएट होते हैं उनको उस वेरिएबल में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था कि यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम बनाई थी DFUT3, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, यूनिट टेस्ट थर्ड के डेटा को फिल्टर कर दिया था। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम DF पे लिख दिया DF डॉट ग्रुप बाय यूनिट UT इक्वल टू 3, तो इसके सारे डेटा किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, DFUT3 में। यानी पहला स्टेप क्या होगा कि आपको एक वेरिएबल लेना है, एक नई डेटा फ्रेम लेनी है, डेटा फ्रेम वेरिएबल लेना है इक्वल टू जो आपकी ओल्ड डेटा फ्रेम है उस पे आपको ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करना और उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप बनते हैं उनको आप क्या करोगे, उस वेरिएबल में ट्रांसफर कर दोगे। सेकंड है अप्लाई द रिक्वायर्ड फंक्शन। उसके बाद में अगर आपको ग्रुप बाय फंक्शन में क्या क्या अप्लाई करना है, क्या आपको कंडीशन रखनी है, वो सारे आप कंडीशन इसमें रखोगे। कंडीशन रखने के बाद में थर्ड स्टेप क्या होगा, कंबाइन द रिजल्ट टू फॉर्म ए न्यू डेटा फ्रेम। और उसके बाद में जो आपकी कंडीशन के आधार पर जो ग्रुप क्रिएट होते हैं उन ग्रुप्स को क्या करना है, एक नई डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट्स कंसीडर द डेटा शोन इन द डेटाग्राम गिवन बिलो। यानी हमारे पास में एक डेटाग्राम, यानी एक डेटाग्राम का मतलब एक डिक्शनरी है जिसमें पहली वैल्यूज है वो सारी, पहला कॉलम वो की को डिनोट कर रहा है, दूसरा कॉलम उसकी डेटा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, ग्रुप बाय फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे। We have two column data frame key and data। हमारे पास दो कॉलम है की और डेटा, इन दोनों कॉलम को हमें क्या करना है, ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। We need to find the sum of data column in particular key। यानी हमें क्या करना है, इस की वाले फील्ड में जितने भी जिन डेटा की की ए है उनका सम एक जगह फाइंड आउट करना है, जिनकी की बी है उन सभी डेटा का सम एक जगह फाइंड आउट करना है, जिनकी की सी है उनका सबका डेटा का सम हमें एक जगह फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या करना है, पर्टिकुलर की के आधार पर डेटा फ्रेम की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दो कॉलम गिवन है, पहला की है, दूसरा हमारे डेटा है। तो यानी कि ए की वैल्यू है वो 0 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है, फिर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू फिर 10 है, सी की वैल्यू 15 है, फिर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 20 है। अब हमें क्या करना है, पहले ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप का मतलब हो गया पहले एक जिन डेटा की ए है उनका ग्रुप ए जगह बनाना है, फिर जिन डेटा की बी है उनका ग्रुप एक जगह बनाना है, जिनकी डेटा की सी है उनका ग्रुप एक जगह बनाना है। तो स्प्लिट का मीनिंग होता है कि पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है। तो सबसे पहला ग्रुप बनाते हैं, जिन डेटा की ए है उनका ग्रुप बनाते हैं। तो पहले ए की वैल्यू क्या है, 0, तो ए की वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, 5, तो ए की वैल्यू 5 हो गई। नेक्स्ट की ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो उसकी वैल्यू हो गई 10। तो हमने एक जो की ए है उसके अकॉर्डिंग पहला ग्रुप बना लिया। उसी तरीके से की बी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं। तो बी की पहली वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू 5, बी की सेकंड वैल्यू 10, तो बी की वैल्यू 10, बी की थर्ड वैल्यू हो गई 15, फिर इसकी थर्ड वैल्यू हो गई 15। ये हमारा बी का ग्रुप क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम सी का ग्रुप बनाएंगे। तो सी की फर्स्ट वैल्यू 10, तो सी 10, सेकंड वैल्यू सी 15, तो सी 15 और थर्ड वैल्यू सी 20। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ग्रुप्स बना लिए कंडीशन के आधार पर। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम फाइंड आउट करना है।
यानी ए की जिन जिन डाटा की ए है उनका सम, जिनकी डाटा की बी है उनका सम, और जिनकी की है उनका, जिनकी की सी है उनका सम। तो ए का सम कितना हो गया 0 + 5 + 10 दैट इज 15, तो ए 15। ओके, बी का सम कितना हो गया 5 + 10 + 15 दैट इज 30। सी का हमें सम निकालना तो 10 + 15 + 20 यानी 45। हम लोगों ने क्या किया है कि एक डेटा फ्रेम में किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे पहले ग्रुप बना लिए यानी उनको स्प्लिट कर दिया। ग्रुप बनाने के बाद में हमें क्या फंक्शन अप्लाई करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी फाइंड आउट करना है वो हम ऑपरेशन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के लिए कैसे लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट हमने ग्रुप बनाया इसको हम प्रोग्रामिंग लिए कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्या एक डाटा फ्रेम है डीएफ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट ए ग्रुप बाय नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डेटा फ्रेम डीएफ। जो हमने डीएफ डेटा फ्रेम जो हमने स्टार्टिंग में केस स्टडी किया था उसमें जो हमने डीएफ डेटा फ्रेम बनाए थे उसमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है। क्योंकि वहां पे हमारे डेटा फ्रेम में क्या था कि हमारे पास में कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट के हमने मार्क्स एंटर किए थे। तो हर स्टूडेंट्स के क्या हो रहे हैं, हर स्टूडेंट ने फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स, फिर उसके सेकंड टेस्ट के मार्क्स, फिर उसके थर्ड टेस्ट के मार्क्स थे। अब हमें क्या करना है, उनका ग्रुप बनाना है। तो हमने लिखा जीवन। जीवन हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया, बोल सकते हैं एक डेटा फ्रेम होगी जो क्या करेगी, ग्रुप बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग जो हमने ग्रुप बनाया है उसकी वैल्यू को कंटेन करी। तो हमने लिखा जीएफ इक्वल टू डीएफ, हमारी जो डेटा फ्रेम थी वो डॉट ग्रुप बाय फंक्शन में लगा दिया। किसके अकॉर्डिंग करना है, ग्रुप बाय हमें नेम करवाना है तो हमने लिख दिया नेम। तो नेम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का क्या होगा, ग्रुप बन जाएगा। हर स्टूडेंट्स का नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हम ग्रुप बाय नेम फंक्शन अप्लाई कर दिया तो हमारा ग्रुप क्रिएट होगा। तो ग्रुप को प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो हमने लिखा जीएफ डॉट फर्स्ट, यानी हमारा क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप प्रिंट हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया। सेकंड ग्रुप मिस्टी का हो गया, थर्ड हो गया रमन, फोर्थ हो गया जूयर। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप हम प्रिंट करवा लेंगे। और उसके बाद में हमें ग्रुप पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे हमने पहले यहाँ पे सम लगाया था इस डाटा फ्रेम में। अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम लगाना तो मैक्सिमम मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्ले ग्रुप डेटा ग्रुप नेम रो इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप एंड द डेटा टाइप। यानी हमारे पास में ग्रुप है जीवन डॉट ग्रुप्स, पहला ग्रुप है। इस ग्रुप में पहला कॉलम एस3, इसका डाटा टाइप है इंटीजर, 64 बिट है, इंडेक्स नंबर इसके 678 और उसका डाटा टाइप हमें गिवन है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, तीन ग्रुप हो गए, अक्षर, मिस्टी और रमन और जुएर। इनके क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप्स हो गए। अलग अलग ग्रुप्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रुप बाई फंक्शन। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर आपको नेम और यूनिट टेस्ट के आधार पे ग्रुप क्रिएट करना हो, यानी स्टूडेंट्स का नेम और उसके यूनिट टेस्ट के आधार पे ग्रुप क्रिएट करना हो, तो हम लिखेंगे G2। G2 क्या हो गया, हमारी सेकंड डाटा फ्रेम हो गई जो क्या करेगी, ग्रुप को कंटेन कर रही है। G2 डॉट DF हमारी पहले स्टार्टिंग डेटा फ्रेम थी। तो G2 इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाई, ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग करना है, नेम और यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उसका ग्रुप बनाना है। और फिर उसके बाद में हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। पहले नेम हो गया एस3 का यूनिट टेस्ट के आधार पर ग्रुप बना लिया, यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एक स्टूडेंट के कंप्लीट डेटा हो गया हमारे पास में तीनों यूनिट टेस्ट में। उसी तरीके से दूसरा ग्रुप बन गया मिस्टी का, मिस्टी के तीनों यूनिट टेस्ट के कंप्लीट डेटा हमारे साथ एक साथ में आ गए। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप बन गया रमन, तो रमन के सारे डेटा हमारे पास में आ गए। और लास्ट ग्रुप बन गया हमारा जूयर, जूयर के तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया है टू कॉलम्स के अकॉर्डिंग टू नेम और अकॉर्डिंग टू यूनिट टेस्ट। ओके स्टूडेंट, next time the above statement show how we can create group by splitting a data frame using group by function. The next step is to apply function over to this group just created. अब जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, अभी जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है अकॉर्डिंग टू नेम ऐश्वर्या, मिस्टी, रमन और जूयर, अब हमें क्या करना है, अगर आपको इन पे किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो ऑपरेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। उस ऑपरेशन को हमें अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि फंक्शन अपने लगाने हैं। तो हमें ग्रुप बाय में कैसे फंक्शन लगाने हैं, तो इसके लिए हमने लिखा df डॉट ग्रुप बाय यूटी, यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बना लिया। डॉट एग्रीगेट, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो इन फंक्शन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया मीन, यानी हम क्या करें, यूनिट टेस्ट का मीन फाइंड आउट करें। यूनिट टेस्ट मीन का मतलब है यूटी के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट होंगे, फिर उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो देखें फर्स्ट स्टूडेंट था ऐश्वर्या, उसके यूनिट टेस्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके अकॉर्डिंग उनका मीन यानी मीडियम वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
23, 24, 12 यानी 3 वैल्यूज हैं, तो 3 वैल्यूज का मीन कैसे निकालेंगे? इनकी देखो, इनका मीडियन वैल्यू हमारे पास, मिडिल वैल्यू तो है नहीं। मिडिल वैल्यू क्या आएगी इसकी? 24 आएगी। और इसका मीन क्या निकालेंगे? इसकी दो वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी उनका एवरेज निकालते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज को आपको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो उसका आपको एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? उसका मीन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो ग्रुप बाई में, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो आपने ग्रुप क्रिएट किया उस पर आपको डॉट, उस फंक्शन का नेम आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप बाई फंक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है अल्टरिंग द इंडेक्स। अल्टरिंग द इंडेक्स का मतलब हो गया वी यूज इंडेक्सिंग टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम। हमें पता है, हम लोगों ने जब सेकंड चैप्टर स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का मेथड स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों मेथड को स्टडी किया है। So we use indexing to access the elements of a data frame. It is used for fast retrieval of data. यानी क्या होगा? जब आप किसी कंप्लीट डेटा फ्रेम में अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो उसका सबसे सुटेबल मेथड ये है कि आप क्या करोगे? इसको इंडेक्सिंग मेथड अप्लाई कर दो, यानी आप उसको डायरेक्ट इंडेक्स नंबर से या उसके इंडेक्स वैल्यू की सहायता से आप उसके कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ए न्यूमेरिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज क्रिएटेड एज ए रो इंडेक्स, यानी बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होगी वो रो पे अप्लाई होगी। तो रो का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से होगा, एज शोन इन बिलो। यानी हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, जो हमने स्टार्टिंग में कैसे स्टडी किया था वही डेटा फ्रेम है, उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। तो डेटा फ्रेम हमारे पास में है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो हो गया रो नंबर। कॉलम इंडेक्सिंग हमारे पास में नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, और ये हो गए इनके डेटा। ये हमारे पास का एक डेटा फ्रेम है डीएफ। Here the integer number in the first column starting from the 0 in the index, यानी फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग होता है 0, मतलब रो की जो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। Depending on our requirement, we can select some other columns to be the index or we can add another index column। यानी आप क्या कर सकते हो? इन इंडेक्स नंबर को आप क्या करते हो? लेबल इंडेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेबल इंडेक्स का मतलब होता है यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग, आप यहाँ पे कर सकते हो। When we slice the data, we get the original index which is not continuous। जब आप इस पे स्लाइसिंग मेथड लगाओगे या आप इस पे जब इन डेटा को आप क्या करो? फिल्टर करो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास जो आउटपुट टेबल होगी, ये जो आउटपुट डेटा फ्रेम होगी, उसमें जो रो के इंडेक्स नंबर होंगे वो कंटिन्यूस नहीं होंगे, यानी डिस कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं होंगे। तो वी कैन सिलेक्ट when we slice the data we get the original index which is not in continuous। when we select marks of student in unit test first then we get the following result। अगर आपको स्टूडेंट्स के ओनली यूनिट टेस्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको आपको फिल्टर करना है, तो उस कंडीशन में हमने लिखा df ut1 इक्वल टू df डॉट ut इक्वल टू फर्स्ट, यानी आप यूनिट टेस्ट फर्स्ट के डेटा फिल्टर करें, फिर उनको आपने क्या करवा दिया? df ut फर्स्ट डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा रहे हैं। जब आपके पास में यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो डेटा फ्रेम आएगा उसमें स्टूडेंट के नाम है रमन, जुहैर, ऐश्वर्य, मिस्टी, लेकिन जो इनका जो रो का इंडेक्स है, जो रो इंडेक्स नंबर है वो आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। 0, 0 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद में 6 आ रहा है, इसके बाद में 9 आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूस होने चाहिए 0, 1, 2, 3। तो इनको अगर कंटिन्यूस ऑर्डर में लाना हो तो हम कैसे करेंगे? notice that the first column is non-continuous index slicing, it is slicing of original data। we create a new continuous index। अगर आपको इसके continuous index डिफाइन करनी है तो we create a new continuous index alongside the using reset underscore index parameter function। यानी आपको क्या करना है? अगर आपको रो के इंडेक्स को रीसेट करना है, आपको कंटिन्यूस ऑर्डर में लेना, तो आप लिखोगे reset अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के बाद में क्या होगा? जो आपके रो के इंडेक्सिंग वो कंटिन्यूस ऑर्डर में आएगी। तो इसके लिए हम लिखा df ut first डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस का मतलब होगा इनको एक ऑर्डर में सेट करना है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब होगा इनको ऑर्डर में सेट करना है। इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स का मतलब होगा इनको डिस ऑर्डर में रखना है, यानी इनका जो ऑर्डर होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? प्रिंट df ut फर्स्ट डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया। तो जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे जो इंडेक्स नंबर है रो के वो क्या होंगे? कंटिन्यूअस ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडीज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।